सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। वो जावा भी हो सकती है, वो कॉटलिन भी हो सकती है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अपनी एंड्रॉयड की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो एट द एंड आपको कोटलिन में स्विच होना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट को तो क्यों ना हम कोटलिन के साथ ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और ये जो वीडियो है ये टोटली बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। टोटली स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। 5-6 वीडियोस में हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो वीडियो है ये टोटली बिगिनर्स के लिए है। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आगे हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन बिगिनर्स को माइंड में रखते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब जब तक हम किसी क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, मींस कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये हम कोई फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं, तब तक हमें सीखने में मजा नहीं आएगा। मींस कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमने क्या करना है इसको सीखकर, तो क्या सीखेंगे हम। फिर तो ऐसे ही बात है कि बस सीखने के लिए सभी सीख रहे हैं तो सीख लो। ऐसा नहीं करना हमने इन डेप्थ जाकर देखना है कि हम इसे क्यों सीख रहे हैं। अगर हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं तो क्यों सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करनी ही क्यों है, कोडिंग करनी ही क्यों है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कंप्यूटर को बोलें कि मेरे को 2 नंबर्स का सम फाइंड आउट करके दो। अब आप कंप्यूटर को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज आपको नहीं आती और कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज नहीं आती। जैसे हम पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में बात करते हैं, वो कंप्यूटर को नहीं आता और कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो हमें नहीं आती। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मीन्स कि हमने अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर के साथ बातें करनी है, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं आती। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि कंप्यूटर को आखिर लैंग्वेज कौन सी समझ में आती है। तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है 0-1 की फॉर्म में। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है 0-1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और इस लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। अब कंप्यूटर को तो ये वाली लैंग्वेज समझ आती है, लेकिन अगर हमने कंप्यूटर से कोई बहुत बड़ा काम करवाना है, मींस कि हमें उसे बोलना है कि 2 नंबर्स का सम करवाओ। अब 2 नंबर का सम हमने अगर बोलना है उसे, तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। एग्जैक्टली नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जो फॉर्मेट है ये अब हमें नहीं समझ आ रहा कि हमने क्या लिख दिया है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, अब ये तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, लेकिन अब हमें नहीं आएगा कि हमने कंप्यूटर को बोला क्या है। यहां पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो हमें समझ में नहीं आ रही। अब कम्युनिकेट कैसे करना है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इस बहुत बड़ी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। मींस कि इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, मींस कि हमें इतनी बड़ी बड़ी 0-1 की जो स्ट्रिंग्स है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं 0-1 की, वो हमें समझ में नहीं आती, हमें नहीं पता लगता कि क्या लिखा है। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज का, जो कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, और कोटलिन भी है और पाइथन भी है हमारे पास। ये सभी क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। मींस कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमें समझ में आती हैं और ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को समझ में आती है। अब यहाँ पर इस बहुत बड़ी दिक्कत का जो सोल्यूशन है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो क्या निकला कि ऐसी लैंग्वेजेस बना दीजिए जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकें इस फॉर्म में। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें सीखना भी आसान है और जो ह्यूमंस है वो बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं। अब इन लैंग्वेज को बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है 0-1 की फॉर्म में। ये सोल्यूशन है
कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का। और प्रोग्रामिंग क्या है? जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कुछ ऑटोमेशन काम करवाना चाहते हैं, तो वो करवाने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोडिंग करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को राइट करते हैं। तो जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, सो हमने उसका एक कोड राइट कर दिया, आप इसमें वैल्यूज डालो और वो आपको सोल्यूशन राइट कर देगा। अब ये हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन राइट कर दिया, जो कि अब ह्यूमन सॉल्व नहीं कर रहे, उसे कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, जो ह्यूमन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम आधा घंटा लगा रहा है, तो जो कंप्यूटर है वो उसे आधे सेकंड या आधे मिनट में कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ही तेज होती है। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोडिंग करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को राइट करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ह्यूमंस को समझ में आती हैं और इन्हें बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है 0-1 की फॉर्म में, और फिर जो हमारा कंप्यूटर है वो इस 0-1 की फॉर्म को एग्जीक्यूट कर देता है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर ये है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमने राइट किया है, जो हमने कोड राइट किया है, जो हमने लाइनें राइट की हैं, उन्हें 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, अब इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो ये जो कन्वर्जन का काम है ये एक बंदा करता है, उसका नाम है कंपाइलर, और इसी के साथ इसका एक छोटा भाई है, वो है इंटरप्रेटर। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना 0-1 की फॉर्म में किसका काम है? वो काम है इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ये जो दोनों भाई हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमें समझ में आती है उसको कन्वर्ट कर देता है 0-1 की फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है, और फिर जो कंप्यूटर है वो हमारा काम करके देता है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। मैं एक बार आपको फिर से एक डायग्राम की फॉर्म में आपको बता देता हूं कि कैसे ये काम होता है, हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक मैं छोटी सी आपको डायग्राम बनाकर बता देता हूं, जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी नया नया प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया है। तो बेसिकली हमारे पास दिक्कत क्या है कि कंप्यूटर से हमने अगर काम करवाना है तो उसे बोलना पड़ेगा, और उसे बोलने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए 0-1 की फॉर्म में, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट बहुत है, हम उसे याद नहीं कर सकते, हम उसे सीख नहीं सकते। सो उसी का सोल्यूशन हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज, मींस कि हम एक ऐसी लैंग्वेजेस सीख लें जिनको कि 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने सीख ली, C++, जावा, पाइथन, कॉटन वगैरह हमने सीख ली, और उस लैंग्वेज को एक कन्वर्ट कर देता है बंदा 0-1 की फॉर्म में, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हो सकता है, और फिर हमारा जो कंप्यूटर है उस 0-1 की फॉर्म वाले कोड को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे देता है। सो ये जो कहानी है प्रोग्रामिंग की, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बनाकर दे देता हूं कि हमारे पास एक सोर्स कोड है, मान लीजिए हमने 2 नंबर्स का सम करवाना है और कंप्यूटर से करवाना है, कंप्यूटर को बोलना है कि ये 2 नंबर्स हैं, इनका हमें सम करके आउटपुट दीजिए। तो हमने मान लीजिए कि सी लैंग्वेज में एक कोड राइट कर दिया सम ऑफ 2 नंबर्स का, और इस सी लैंग्वेज के कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर को तो ये पता नहीं है कि ये क्या राइट किया है, क्योंकि ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके राइट किया है, सी लैंग्वेज को यूज करके राइट किया है। अब इस कोड को कन्वर्ट करेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, मैं सी और यहां पर आई राइट कर देता हूं। तो इस कोड को कन्वर्ट करेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर किस लैंग्वेज में? 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, और जैसे कि हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पर सी लैंग्वेज का कोड है तो इसे कंपाइलर ही कंपाइल करेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को राइट कर देता हूँ। तो जब 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर जो हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसर लगा है, ठीक है, तो जो प्रोसेसर है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, मींस कि 2 नंबर्स को सम करके हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन अब जो आउटपुट आएगी वो भी 0-1 की फॉर्म में ही आएगी, क्योंकि कंप्यूटर ने 0-1 की लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट किया है और उसने 0-1 की फॉर्म में ही आउटपुट को जनरेट करना है। तो यहां पर जो आउटपुट आएगी वो भी 0-1 की फॉर्म में ही आएगी, 0-1 की स्ट्रिंग में ही आएगी। लेकिन अब फिर से वही दिक्कत, 0-1 हमें समझ में नहीं आती, तो इससे भी इस आउटपुट को भी फिर कन्वर्ट किया जाएगा
ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और फिर हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दिखाई जाएगी कि आपके इस प्रोग्राम जो आपने नंबर्स एंटर किए हैं उनका सम इतना है। ऐसे हमारा जो एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम क्या है? जिसमें हम बहुत सारी लाइंस राइट कर देते हैं, जो भी हमने कंप्यूटर से करवाना होता है वो सारी हम एक प्रोग्राम में राइट कर देते हैं, और वो जो प्रोग्राम है उसे फिर 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आउटपुट आती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है ये एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट है, ये भी एक टूरिस्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर को हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं आती और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती, तो यहां पर एक ट्रांसलेटर काम कर रहा है जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर हो सकता है। वो कन्वर्ट करके देगा कंप्यूटर को जो भी हम उससे करवाना चाहते हैं, और फिर से जो कंप्यूटर की आउटपुट आई है, जो जवाब आया है, उसको फिर से कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही कन्वर्ट करेगा हमारे रीडेबल फॉर्म में। सो आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से पता चला होगा कि जो प्रोग्रामिंग है वो हम क्यों करते हैं और कैसे होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। सो अगर आप एक बिगिनर है, आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, जहां आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब जितने भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते हैं अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के ऊपर, वो सारे ही राइट किए जाते हैं इसी फॉर्मेट में, मींस कि उनके सोर्स कोड राइट किए जाते हैं, उसमें राइट किया जाता है कि हमने क्या क्या अपने कंप्यूटर से करवाना है, तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते रहते हैं और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर में चलते हैं। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है वो किस लिए करनी है। हमने कोड को राइट करना है जो कि हमारे एंड्रॉयड के ऊपर चलेगा, एंड्रॉयड फोन का जो प्रोसेसर है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने व्हाट इज प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर ली, हमें ये भी पता चल गया कि हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है, क्योंकि कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज करके हम अपने एंड्रॉयड के कोड को राइट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज ऑफ द वीडियो, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉटलिन क्या है, जिसके ऊपर ये वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कॉटलिन क्या है। जैसे हमारे पास सी, C++, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, वैसे ही हमारे पास एक और लैंग्वेज आती है जो कि है कॉटलिन। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जेटब्रेन कंपनी के द्वारा, जो कि जिसने कि एंड्रॉयड स्टूडियो और इंटेलिजे आइडिया बहुत सारे आईडीज को डेवलप किया है, वैसे ही जेटब्रेन ने कॉटलिन को भी डेवलप किया है और इसे रिलीज किया गया था 2016 को। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो सिर्फ नॉलेज के लिए था कि हाँ कि इस कंपनी ने इसको बनाया है। अब ये सेकंड पॉइंट जो है ये क्या है, जो कॉटलिन का इतना फेमस होना या इतना इसको सक्सेस मिलना, वो इसी पॉइंट के कारण है कि ये कंपैटिबल विद जावा है। मींस कि जावा के कोड को हम कॉटलिन के प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसी बात है, कॉटलिन तो एक अलग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे राइट कर सकते हैं। इसके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं जब हम फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे कंप्यूटर में। सो इस पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जावा के कोड को कॉटलिन के प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना कि इससे हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे कंप्यूटर में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये यूज किस लिए होती है। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कॉटलिन को यूज किया जाता है, इसे वेब डेव में भी यूज किया जाता है, इसे सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी इसकी यूजेस हैं। सो हमारा जो ज्यादा काम है वो एंड्रॉयड डेव के साथ ही है। सो हमें इतना पता है कि कॉटलिन को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। अब ये भी पॉइंट हमने देख लिया। अब ये क्या है, इट नहीं है यहाँ पे, इट्स। सो इट्स बाइट कोड एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। अब बाइट कोड क्या है और ये जेवीएम क्या है, इसके बारे में जरा छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो बाइट कोड और जेवीएम के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा होगा तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है बाइट कोड का। मींस कि ये बाइट कोड का जो काम है ये वहीं से शुरू होता है और वहीं पर ही जेवीएम का भी काम आता है। तो जो बाइट कोड है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे जेवीएम के बारे में। अब बाइट कोड क्या है, हमने पहले सेक्शन में डिस्कस किया कि जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है 0-1 की फॉर्म में। किसके द्वारा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर, दो भाइयों के द्वारा। ठीक है। अब जो बाइट कोड है ये क्या है,
ये बेसिकली अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जब हम किसी भी प्रोग्राम को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करते हैं तो उसे सबसे पहले कंपाइल कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड। मींस की जो हमारी जावा प्रोग्राम की फाइल का नेम होता है, जैसे कि a.java है, उसकी एक्सटेंशन जावा होती है, डॉट के बाद वाली चीज को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और जब उसे हम कंपाइल करते हैं यूजिंग जावा कंपाइलर, तो ये जो कंपाइलर है जो कि कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं। ये 0-1 की फॉर्म में नहीं होता, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 0-1 की फॉर्म में नहीं होता। सो ये एक ऐसा फॉर्म है जिसे कि हम रीड नहीं कर सकते, इसे हम ऑब्जेक्ट कोड वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये जावा का कंपाइलर इस जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो ये एक नई फाइल बनाता है जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, a.class। अब जब इस जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इस बाइट कोड को फिर इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो इंटरप्रेटर है ये यहां पर होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय यूजिंग दी JVM, जिससे एग्जीक्यूट किया जाता है बाय यूजिंग JVM। तो यहां पर ये बाइट कोड क्यों है, ये बाइट कोड बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये सोर्स कोड डिलीट हो जाए, मींस कि अगर हमारे पास ये सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है और हम चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को a.java प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास ये a.class फाइल है तो हम इस फाइल को JVM के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास बाइट कोड है तो हम उसे डायरेक्टली JVM के द्वारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, मींस कि अगर हमारे पास ये बाइट कोड है तो हम इस बाइट कोड को विंडोज के ऊपर भी चला सकते हैं, हम इसको मैक ओएस के ऊपर भी चला सकते हैं, हम इसको लाइनक्स के ऊपर भी चला सकते हैं। लेकिन शर्त एट द एंड ये है कि वहां पर भी JVM इंस्टॉल होना चाहिए। मींस कि अगर हम चाहते हैं कि हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम राइट किया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हमने उसे कंपाइल करके उसका बाइट कोड जनरेट कर लिया है, मींस कि a.class नाम की हमारे पास फाइल है, और हमने इस क्लास फाइल को ही सिर्फ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भेज दिया, मींस कि हमने सेंड कर दिया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब ये जो क्लास फाइल है ये हम लाइनक्स के ऊपर भी चला सकते हैं विदाउट सोर्स कोड फाइल, लेकिन शर्त ये है कि लाइनक्स मैकओएस विंडो के ऊपर JVM जिसने कि इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना है वो जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर JVM इंस्टॉल है तो बाइट कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको बाइट कोड के बारे में भी पता चल गया होगा और JVM के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। JVM बेसिकली एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। ये एक मशीन है जिसे कि हम जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, और ये एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है जो कि हमारे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब जो कॉटलिन में बाइट कोड का कंसेप्ट क्या है, कॉटलिन में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये कंपैटिबल है जावा के साथ। सो कॉटलिन को भी जब हम कंपाइल करते हैं तो इसकी भी एक क्लास फाइल बनती है। जैसे कि हमारे पास एक कॉटलिन फाइल है, सो हम यहाँ पर main.kt राइट कर देते हैं। तो जो kt है ये एक्सटेंशन है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल की। तो जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो इसका भी एक बाइट कोड बनता है, और इस बाइट कोड को भी हम विंडो मैकओएस लाइनक्स के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट main.kt सोर्स कोड। तो इस बाइट कोड को हम JVM के द्वारा भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी जो JVM है वो इस कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाइट कोड को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए वहां पर राइट किया गया था इट्स बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि बाइट कोड क्या होता है, JVM क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप फिर से देखना और समझने की कोशिश करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बाइट कोड कुछ नहीं है, ये एक कन्वर्जन है हमारे सोर्स कोड की। मींस कि जब हम जावा के कोड को कंपाइल करते हैं उसकी एक नई फाइल बनती है जिसे हम बाइट कोड बोल देते हैं, और उसकी एक्सटेंशन ये होती है, और इस फाइल को ही JVM के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस फाइल को बनाने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास ये सोर्स कोड फाइल ना हो
तो भी हम इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट एट द एंड शर्त ये है कि JVM इंस्टॉल होना चाहिए और इस बाइट कोड को हम विंडो, मैकओएस, लाइनक्स किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां कॉटलिन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से बाइट कोड और JVM के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हमने थ्योरेटिकल बातें बहुत ही ज्यादा कर ली हैं। हमने बिगिनर्स के लिए व्हाट इज प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन के बारे में भी हमने देख लिया। अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हम कॉटलिन के प्रोग्राम में ही जावा के कोड को राइट कर सकते हैं। वो कैसे हम राइट करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और साथ ही साथ हम कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम राइट करते हैं और थोड़ी सी डिस्कशन और बाकी है, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम अपने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्स्ट प्रोग्राम को राइट करने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हमने कॉटलिन वगैरह को तो इंस्टॉल नहीं किया, तो कॉटलिन के प्रोग्राम को कैसे हम राइट कर सकते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सीखते हैं तो सबसे पहले उनको, उनके कंपाइलर्स को हमें डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ता है। अब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है तो आपको कॉटलिन को फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि JVM ही कॉटलिन के बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो यहाँ पर जावा कंपाइलर से ही हम कॉटलिन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मींस की जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, वो ही कॉटलिन के बाइट कोड को चला देगी, वो ही कॉटलिन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगी। अब कैसे हमने पता करना है कि हमारे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं? सो वो पता करने के लिए आप अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो आप टर्मिनल को ओपन करना और यहाँ पर आपने सिंपली राइट करना है जावा --- वर्जन, और ये टाइप करने के बाद आपके सामने अगर वर्जन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो यूट्यूब पे आप एक सर्च करना कि कैसे हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, बेस्ट देखकर आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने एक JetBrains कंपनी का IntelliJ IDEA भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको मैं यहाँ पर स्टार्ट करके बताता हूँ। तो ऐसा इसका कुछ इंटरफेस होगा IntelliJ IDEA, इसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। इसी से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आसानी से, इसी से आप कॉटलिन को सीख सकते हैं। तो इसी टूल को हम यूज़ करेंगे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। सबसे पहले मैंने जितने भी फोल्डर्स वगैरह बनाए हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो कुछ ऐसे आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी IntelliJ IDEA में। सो यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। हमने तो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही सीखना है तो हम सिंपली प्रोजेक्ट का नेम कॉटलिन ट्यूटोरियल दे देंगे। और बाय डिफॉल्ट ये जो लैंग्वेज की ऑप्शन है ये यहाँ पर आपकी जावा सेलेक्ट होगी और यहाँ से आपने कॉटलिन को सिलेक्ट कर देना है। और ये जो IntelliJ IDEA है, जब ये एक प्रोजेक्ट बनाता है तो एक आपको सैंपल कोड जनरेट करके खुद ही दे देता है। अगर आप उस सैंपल कोड को जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देना। बाय डिफॉल्ट ये चेक ही होता है, लेकिन हम उस सैंपल कोड को नहीं करना चाहते जनरेट, तो हम यहाँ पर इसको अनचेक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेवलप हो चुका है, बन चुका है। तो यहाँ से कुछ स्कैनिंग वगैरह चल रही है, इसे कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्कैनिंग वगैरह चल रही थी वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड पे आपको प्रोजेक्ट की पूरी हायरार्की दिख रही होगी कि कैसे आपके फोल्डर्स वगैरह क्रिएट हुए हैं। यहाँ पर से हमने मेन फोल्डर में जाना है और इसके अंदर हमारे पास एक कॉटलिन नाम का फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, क्योंकि हम एक नया प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं, इसीलिए हमें एक नई कॉटलिन की फाइल बनानी पड़ेगी। तो न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कॉटलिन क्लास/फाइल के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने सिंपली फाइल का नेम राइट करना है। सो हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है और फाइल का नेम हम फर्स्ट प्रोग्राम ही राइट कर देंगे। और यहाँ पर आपने क्लास के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना, आपने फाइल के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम .kt नाम की कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करना है जो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा। और जब भी आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो है हेलो वर्ल्ड। मीन्स कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हेलो बोलते हैं कि हाँ हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा भी हेलो वर्ल्ड ही होगा, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारी और भी चीज़ों को सीखेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि
जो हम यहाँ पर राइट करने जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपको सब समझ में आए। हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करेंगे और उससे आपको बस इतना करना है कि आपने इस प्रोग्राम को राइट करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में चलाकर देखना है कि हाँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा है या नहीं चल रहा। और जो भी मैं कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो वन बाय वन हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर एक बात है कि अगर आपने सी या सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो उसमें जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। मीन्स कि जो भी हम मेन फंक्शन के अंदर राइट करते हैं, मेन फंक्शन एक तरह का आप बोल सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है। मीन्स कि सबसे पहले जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है हमारे प्रोग्राम को वो मेन फंक्शन को ही ढूंढता है कि मेन फंक्शन कहाँ है, और मेन फंक्शन से ही हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। उसी तरह कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास मेन फंक्शन आता है और फंक्शन को बनाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं कॉटलिन में जो है फन, और मेन फंक्शन बना रहे हैं तो इसका नेम तो मेन ही होगा। और यहाँ पर ये सिंटेक्स यूज करते हैं हम मेन फंक्शन को बनाने के लिए, और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कंपाइलर है वो सबसे पहले ढूंढता है मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन में जो हम राइट करेंगे वो ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हम एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और इस मेन फंक्शन से हम सिंपली एक मैसेज ही प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए कॉटलिन में हम प्रिंट मेथड को यूज करते हैं, और इसके अंदर जो हमने प्रिंट करवाना है उसको हम डबल कोट्स में राइट कर देते हैं। जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाना है तो यहां पर हम हेलो वर्ल्ड राइट कर देंगे। अब ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट कर दिया है जो कि एक हेलो वर्ल्ड मैसेज को हमारी आउटपुट में प्रिंट करवाता है। सो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, और इसे हम यहां से रन बटन के ऊपर क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है और जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारी आउटपुट में आ जाएगा एक मैसेज जो कि होगा हेलो वर्ल्ड। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट में आ चुका है हेलो वर्ल्ड। सो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जो कंपाइलर है वो सबसे पहले ढूंढता है मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन में जो भी हमने राइट किया होगा उसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है और किसी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये फंक्शन क्या है और ये प्रिंट ही हमने क्यों यूज किया इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का यही मोटिव है कि आप फर्स्ट प्रोग्राम अपना राइट करके देखें अपने कंप्यूटर सिस्टम में कि चल रहा है, और कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फर्स्ट प्रोग्राम राइट करें। अब इतना काम करने के बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था पहले कि जावा के कोड को हम कॉटलिन के प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कैसे जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो तो वहां पर किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं system.out.println, और उस फंक्शन के बीच में हम पैरामीटर पास कर देते हैं जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखा, कॉटलिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो। वो सिंपली ये बात याद रखें कि जावा के कोड को भी हम कॉटलिन में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है ये हमने कॉटलिन का ही मेथड यूज किया है जो कि प्रिंट है। अब हम यहाँ पर जावा के कोड को भी राइट कर देते हैं जो कि system.out.println, और सिंपली मैं यहाँ पर अपने चैनल का ही नेम राइट कर देता हूँ, चैनल के नाम को ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पहले प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड वो मैंने कॉटलिन के मेथड को यूज किया है, और जो मैंने थर्ड लाइन में राइट किया है ये जावा का सिंटेक्स है। जावा में हम कुछ इस तरह से किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाते हैं। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो अब आप देखना कि जावा का कोड भी इसी कॉटलिन फाइल में चल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है जो हमने जावा के सिंटेक्स को यूज करके प्रिंट करवाया है वो भी प्रिंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जीत कोड है वो नई लाइन में नहीं आया, वो भी हम देख लेते हैं क्यों नहीं आया। तो न्यू लाइन में लाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट की जगह के ऊपर प्रिंट एलन को यूज करेंगे। अब ये एलन मेथड क्या करता है और प्रिंट मेथड क्या करता है, अगर हम सिंपली प्रिंट को यूज करें, मीन्स कि यहाँ पर सिंपली प्रिंट को यूज करें तो कुछ ऐसी आउटपुट आएगी। मीन्स कि जो भी ये मैसेज प्रिंट करवाएगा उसके बाद में ये एंटर नहीं मारेगा,
मीन्स कि उसके बाद न्यू लाइन के ऊपर कर्सर को शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहां पर प्रिंट एलन कर दें तो ये क्या करेगा कि इस मैसेज को प्रिंट करवाने के बाद एक एंटर लगा देगा, और इस एंटर से क्या होगा कि अगली जो नेक्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट होनी है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगी, कर्सर हमारा न्यू लाइन में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और प्रिंट एलन मेथड ने क्या किया कि उसके बाद एक एंटर लगा दिया और फिर जीत कोड नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट हुई है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक और एंटर लगा है, वो इस जावा के कोड की वजह से लगा है, क्योंकि यहां पर भी हमने प्रिंट एलन मेथड को भी यूज किया है। अगर हम यहां पर सिंपली प्रिंट को यूज करें तो ये जो एक खाली लाइन आ रही है ये नहीं आएगी हमारी आउटपुट में। एग्जीक्यूट करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो खाली लाइन आ रही थी वो यहां पर प्रिंट नहीं हुई। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। सो इसे भी आप एक बार चलाकर देख लेना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं। प्रोग्रामिंग क्या है, कॉटलिन क्या है, कॉटलिन में हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट किया है, कॉटलिन के वर्ल्ड को हमने हेलो बोला है, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम जावा के कोड को चला सकते हैं कॉटलिन में, मींस कि कॉटलिन के प्रोग्राम में ही हम जावा के कोड को राइट कर सकते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब आपकी बारी है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जावा को इंस्टॉल कीजिए, अगर नहीं इंस्टॉल है तो इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर एक नई .kt कॉटलिन की फाइल बनाकर इतने कोड को चाहे आप एज इट इज ही कॉपी करके यहाँ पर चलाकर देखिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताकर जाना, ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं और आगे जो कंटेंट आने वाला है उसके बारे में भी आप बताना कि कैसे उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, पढ़ाने का तरीका कैसे है। सो इन सभी के बारे में आप कमेंट जरूर करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, जहां आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। सो ये जो सीरीज़ है हमारी, ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज़ है, लेकिन कॉटलिन को सीखना हमें ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। सो 5-6 वीडियोस में हम कॉटलिन को फुली सीख लेंगे, इन डेप्थ जाकर सीखेंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।